हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर अस्पित कौर हेयर। वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु। तो आज हम करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पार्ट 9, जिसके अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिगार्डिंग अवॉर्ड्स एंड सेटलमेंट। तो देखो, अवॉर्ड्स बेसिकली, अवॉर्ड्स का मतलब अगर हम दिमाग में रखें तो वो अवॉर्ड्स होते हैं कि जो भी फैसला सुना रही है लेबर कोर्ट, नेशनल ट्रिब्यूनल या फिर ट्रिब्यूनल, तो उसे हम अवॉर्ड्स कैसे कह देते हैं। अवॉर्ड्स मींस जो भी उसने ग्रांट प्रोवाइड करी है, ठीक है, या जो भी रिलीफ प्रोवाइड करा है। तो अवॉर्ड्स जब भी वर्ड आएगा तो आप अपने माइंड में रखोगे कि वो क्या फैसला सुना रही है, ठीक है। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट बेसिकली देखो, ये दोनों वर्ड्स किसके साथ रिलेट करते हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जब भी कोई झगड़ा होगा उसके रिगार्डिंग ही फैसला होगा और उसी के रिगार्डिंग सेटलमेंट होगी। तो कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो दो तरीके से रिजॉल्व होता है। पहला है क्वासी जुडिशियल एक्ट के थ्रू, दूसरा है कलेक्टिव एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब क्वासी जुडिशियल एक्ट का मतलब क्या होता है? नॉट बीइंग अ कोर्ट ऑफ लॉ बट इट्स प्रोसीजर बीइंग गवर्न्ड बाय अ सिमिलर कोड। अब देखो, अगर मैं बात करूं लेबर कोर्ट की, अगर मैं बात करूं ट्रिब्यूनल की एंड नेशनल ट्रिब्यूनल की, ठीक है, ये तीनों चीजें कोर्ट तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर जो प्रोसीडिंग्स फॉलो की जाती हैं वो सिमिलरली कोर्ट के अकॉर्डिंगली ही फॉलो की जाती हैं। तो जब कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है विद द हेल्प ऑफ दीज बॉडीज, तो उसे हम कह देते हैं क्वासी जुडिशियल एक्ट। और ऑन द अदर हैंड वी हैव कलेक्टिव एक्ट। तो उसके अंदर जब दोनों पार्टीज मिल के आपस में फैसला कर लेती हैं, मिल के रिजॉल्व कर लेती हैं आपसी सहमति के साथ, तो उसे हम कलेक्टिव एक्ट कह देते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है, व्हेन कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट बिकम्स सक्सेसफुल। तो अगर सेटलमेंट या फिर डिस्प्यूट जो है वो खत्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्वासी जुडिशियल एक्ट, तो उसे हम अवॉर्ड्स कह देते हैं। अगर डिस्प्यूट खत्म हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कलेक्टिव एक्ट, तो उसे हम सेटलमेंट कह देते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया है अवॉर्ड्स एंड सेटलमेंट का, राइट। फिर इसके अंदर हमारे पास आता है सबसे पहले सेक्शन 16। सेक्शन 16 डील करता है फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट और अवॉर्ड, कि जो रिपोर्ट है या अवॉर्ड है उसकी फॉर्म कैसी होनी चाहिए। तो कहते हैं चाहे रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कोर्ट की है, ठीक है, दो चीजें कवर होती हैं, एक होती है रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कोर्ट, दूसरी होती है अवॉर्ड्स ऑफ अ लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल। इसमें दो चीजों के बारे में बात करी गई है। तो अगर हम बोलें कि जो बोर्ड कौन सा है? बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। और कोर्ट कौन सा है? कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। इन दोनों की रिपोर्ट की बात करें तो इनकी रिपोर्ट जो है वो कैसे होनी चाहिए? इन रिटन फॉर्म, शेल बी साइंड बाय ऑल द मेंबर्स, सभी मेंबर्स के सिग्नेचर होने चाहिए उस पे। और अगर कोई मेंबर किसी भी पॉइंट से एग्री नहीं कर रहा ना, तो वो अपना नोट ऑफ डिसेंट भी रिपोर्ट में दे सकता है, ठीक है। एनी मेंबर कैन राइट नोट ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट। तो इसका मतलब जो रिपोर्ट है जरूरी नहीं कि वो यूनानिमस हो। यूनानिमस मीन्स क्या होता है? यूनाइटेड। ये जरूरी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो एक ही चीज से राजी कर रहे हों, ठीक है। तो अगर कोई डिसेंट है, कोई डिसएग्री है किसी भी बात से, तो उस रिपोर्ट में वो भी लिखा जा सकता है। अब दूसरी तरफ बात करें, अगर कोई लेबर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने या नेशनल ट्रिब्यूनल ने अवॉर्ड जो है, मतलब कोई फैसला, कोई डिसीजन सुनाया है, तो वो भी क्या होना चाहिए? इन रिटन फॉर्म और शेल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो अवार्ड्स के अंदर किसके सिग्नेचर होने चाहिए? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 16, फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट और अवार्ड्स। अब आते हैं सेक्शन 17 के अंदर, जिसके अंदर बात की जा रही है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। अब इनकी पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं। तो देखो, कहते कोई भी रिपोर्ट है, चाहे वो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की है, चाहे वो रिपोर्ट कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी की है, उसके अंदर हर एक मिनट ऑफ डिसेंट, डिसेंट मतलब अगर कोई भी डिसएग्री कर रहा है वो भी रिकॉर्ड करना है। हर एक आर्बिट्रेशन, अगर कोई भी फैसला आर्बिट्रेटर ने किया है वो भी रिकॉर्ड करना है। कोई भी अवार्ड लेबर कोर्ट की तरफ से, ट्रिब्यूनल की तरफ से या नेशनल ट्रिब्यूनल की तरफ से, वो भी रिकॉर्ड करना है। शैल बी पब्लिश्ड, फिर उस रिपोर्ट को क्या करना है? पब्लिश करना है। क्लियर हो गया? अब पब्लिश कितने टाइम में करना है? विद इन 30 डेज। ये मैंडेटरी नहीं है कि 30 दिनों के अंदर अंदर पब्लिश करना ही करना है, बट ये सजेस्टिव है कि 30 डेज में हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया? फिर इसके अंदर एक और सेक्शन आता है 17A। वो किसके साथ डील करता है? कहता है कि जो भी अवार्ड
अगर कोई अवार्ड, कोई डिसीजन जब पब्लिश हो जाता है तो वो फाइनल ही माना जाता है, ठीक है। अवार्ड पब्लिश्ड शेल बी फाइनल, क्लियर। और कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अवार्ड को पब्लिश करे, क्लियर हो गया। अब देखो, अभी मैंने बात करी कि 30 डेज का जो टाइम पीरियड है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि वो अवार्ड को पब्लिश करे। तो कहते हैं अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 30 डेज से ज़्यादा का टाइम ले रही है, डिले इन पब्लिशिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अवार्ड इनवैलिड हो गया, कि 30 डेज के बाद 30 डेज तक पब्लिश नहीं हुआ तो अवार्ड इनवैलिड नहीं होगा, ठीक है। डिले हो सकती है, लेकिन अगर पब्लिशिंग होती ही नहीं है, पब्लिश करेगी ही नहीं गवर्नमेंट, तो अवार्ड क्या होगा, अवार्ड को भी खत्म हो जाएगा, अवार्ड की भी डिमांड नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में, 30 डेज ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, लेकिन 30 डेज के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर पब्लिशिंग डिले हो रही है तो अवार्ड इनवैलिड नहीं होता, लेकिन अगर पब्लिशिंग होगी ही नहीं तो फिर अवार्ड भी इनवैलिड हो जाएगा, क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 17A। ये किसके बारे में बात करता है, ये कहता है कि जब एक बार अवार्ड पब्लिश हो गया तो वो इन्फोर्सेबल कब होगा, इन्फोर्सेबल मतलब बाइंड होना या लीगली इन्फोर्सेबल कब होगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, जिस दिन पब्लिश हो गया उससे लेके 30 दिन की एक्सपायरी के बाद आफ्टर 30 डेज वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। लेकिन इस चीज की एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कहते जहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगेगा कि इस डिसीजन को इन्फोर्स करना इज नॉट सुइटेबल ऑन पब्लिक ग्राउंड्स, मतलब इससे किसी न किसी तरह से पब्लिक को हार्म हो सकता है, तो वो डिसीजन इन्फोर्स नहीं होगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, क्लियर हो गया। फिर क्या कहते हैं, फिर आ जाता है सेक्शन 17A सब सेक्शन 2। इसके अंदर हमने 3 बातें डिस्कस करनी है। देखो, कहते जिस दिन अवार्ड पब्लिश हो गया, ठीक है, उसके 90 डेज के अंदर अंदर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसे मॉडिफाई कर सकती है या उसे रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को या मॉडिफाई करना है या रिजेक्ट करना है तो उसे अपना ऑर्डर, मतलब मॉडिफाई करना है कि रिजेक्ट करना है, वो ऑर्डर प्लस उसके साथ साथ जो अवार्ड है वो दोनों प्रेजेंट करने पड़ेंगे, मस्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली, ठीक है। फिर वही डिसीजन लिया जाएगा इसको मॉडिफाई करना है, रिजेक्ट करना है कि नहीं करना, ठीक है। तो पार्लियामेंट या असेंबली एज द केस में भी उसके सामने उसे प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर जिस दिन प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट या असेंबली के सामने, उसके बाद वो इन्फोर्सेबल होगा आफ्टर 15 डेज, क्लियर। फिर अगर कहते हैं सॉरी फिर कहते हैं कि अगर अवार्ड जो है उसके अंदर गवर्नमेंट कोई चेंज नहीं करना चाहती, कोई भी कैंसलेशन नहीं करना चाहती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहती, नो ऑर्डर इज मेड, तो क्या होगा, तो वो कब इन्फोर्सेबल होगा, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो एक्सेप्शन के अंदर अगर गवर्नमेंट कुछ भी चेंज नहीं करना चाहती तो वो इन्फोर्सेबल होगा ऑन द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, क्लियर। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 17A(4). इसके अंदर इन्होंने 2 डेट्स के बारे में बात करी है। पहली डेट वो कहते हैं जब अवार्ड ऑपरेशन में आता है, और दूसरी डेट है जब अवार्ड इन्फोर्सेबल होता है। तो हम पहले इन्फोर्सेबल की बात करते हैं कि अवार्ड कब इन्फोर्सेबल होता है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम इट्स पब्लिकेशन, जिस दिन वो पब्लिश हो गया उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अब मैं अगर ऑपरेशन की बात करूं तो कहते हैं वैसे तो सेम है, सेम एज इन्फोर्सेबल, अनलेस वर्ड क्यों यूज हुआ है कि अगर अवार्ड के ऊपर लिखा हो ऑपरेशन की डेट, फॉर एग्जांपल अवार्ड के ऊपर ही लिखा है कि इट कम्स इनटू ऑपरेशन विद इन 1 वीक, तो फिर वही वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके ऊपर ऑपरेशन की डेट नहीं लिखी, कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो ऑपरेशन में भी कब आता है, जिस दिन वो पब्लिश हो गया उसके बाद ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज, क्लियर। नाउ अब आता है सेक्शन 17B, पेमेंट ऑफ फुल वेजेस टू वर्कमैन पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन हायर कोर्ट। इसमें कहते हैं अगर कोई एम्प्लॉयर सेटिस्फाई नहीं है अवार्ड से, मतलब जो लेबर कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने या नेशनल ट्रिब्यूनल ने अपना डिसीजन सुनाया है,
और एम्प्लॉयर उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपनी प्रोसीडिंग्स को किसके पास लेके जा सकता है? हाई कोर्ट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, अगेंस्ट सच अवॉर्ड। लेकिन कहते जितना टाइम ये प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, ये केस चलेगा, तब तक के लिए एम्प्लॉयर लायबल है वर्कमैन को पे करने के लिए। क्या पे करने के लिए? फुल वेजेस प्लस मेंटेनेंस अलाउंस एडमिसिबल टू हिम। तो जितना देर केस हाई कोर्ट में चल रहा है उतनी देर एम्प्लॉयर उस वर्कमैन को ये चीजें पे करेगा। लेकिन बट क्या कहते हैं कि अगर वो जो एम्प्लॉई है ना, अगर उसको कहीं और काम नहीं मिला, इफ ही हैड नॉट बीन एम्प्लॉयड इन एनी एस्टैब्लिशमेंट ड्यूरिंग सच पीरियड, अगर उसको काम नहीं मिला और वो स्टिल अनएम्प्लॉयड है, तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ये सारी चीजें वर्कमैन को पे करे तब तक जब तक कि हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता। और वर्कमैन की क्या ड्यूटी बनती है? वर्कमैन की ड्यूटी बनती है कि वो इसी चीज के रिगार्डिंग एफिडेविट एज अ प्रूफ दे किसको? कोर्ट को प्रोवाइड करे कि वो एम्प्लॉयर उसको वेजेस या मेंटेनेंस अलाउंसेस पे कर रहा है। क्लियर हो गया? तो दोनों की कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इसी के रिगार्डिंग एक केस डिस्कस करते हैं, ठीक है। केस हुआ था 1985 में, राजेंद्र कुमार किंद्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक पर्सन था, उसको केस के चलते, ठीक है, हाई कोर्ट में केस ले गए, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो अनएम्प्लॉयड हो गया। अब उस पीरियड के अंदर उसने क्या किया, वो अपने फादर इन लॉ की हेल्प करने लग गया अपने फादर इन लॉ के बिजनेस के अंदर। सो देखो क्या लिखा है, स्टेइंग विद फादर इन लॉ, वो फादर इन लॉ के साथ रहने लग गया और उसको हेल्प करने लग गया इन हिज बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और वो अनएम्प्लॉयमेंट हुई क्यों थी? कॉज्ड ड्यू टू अनजस्टिफाइड डिसमिसल। उसको डिसमिस कर दिया गया, लेकिन वो डिसमिसल अनजस्टिफाइड था। तो कहते इसको बिल्कुल भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस केस के अंदर उसको फुल वेजेस प्रोवाइड करने की। क्लियर हो गया? तो मतलब अगर वो अनएम्प्लॉयड है और तब तो उसने वेजेस पे करनी है, फुल वेजेस, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयड भी है तो वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। अब इस केस के अंदर वो एम्प्लॉयड तो है, कुछ ना कुछ वो गेन कर रहा है फ्रॉम फादर इन लॉ, लेकिन ये गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मानी गई और एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि वो राजेंद्र को सारी की सारी वेजेस प्रोवाइड करे जब तक कि हाई कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है सेक्शन 18। वो क्या कह रहा है? पर्सन ऑन होम सेटलमेंट एंड अवॉर्ड्स आर बाइंडिंग। किसके ऊपर बाउंड है सेटलमेंट या फिर अवॉर्ड? देखो, अब जो सेटलमेंट है वो दो तरीके से होती है, बायलेटरली या कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग। बायलेटरली मीन्स कि अपने आप दोनों पार्टीज ने अपनी सहमति से कोई ना कोई डिसीजन ले लिया, फैसला कर लिया, ठीक है, इन्वॉल्व्स बोथ साइड्स। तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी स्टैट्यूटरी एजेंसी इंक्लूड नहीं होती। विदाउट द एड ऑफ स्टैट्यूटरी एजेंसी दोनों पार्टीज ने अपने आप अपनी सहमति से फैसला ले लिया। लेकिन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स के अंदर कहते हैं विद द एड ऑफ स्टैट्यूटरी एजेंसी, कि जो डिसीजन लिया गया वो स्टैट्यूटरी एजेंसी को इंक्लूड करके लिया गया, ठीक है। तो पहले वाले की बात करते हैं, बायलेटरली के अंदर क्या है, किसके ऊपर बाउंड होगा वो डिसीजन? ऑब्वियसली सेटलमेंट शैल बी बाउंडिंग ऑन पार्टीज टू द एग्रीमेंट। जिन दो पार्टीज ने आपस में अपनी सहमति से वो डिसीजन लिया उन दोनों पार्टीज के ऊपर बाउंड होगा। अब इसमें कहते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि एक एस्टैब्लिशमेंट के अंदर दो यूनियंस बनी हुई है, एक एक्स यूनियन है, एक वाई यूनियन है, लेकिन जो सेटलमेंट हुई है डिस्प्यूट की वो एम्प्लॉयर और यूनियन एक्स के बीच में हुई है, ठीक है। तो ये फैसला यूनियन वाई के ऊपर या यूनियन वाई के किसी भी वर्कर के ऊपर बाउंड नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि जिन दो पार्टीज ने आपस में बैठ के फैसला किया है सिर्फ उन्हीं के ऊपर वो सारे डिसीजंस, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर हम कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मतलब ये बहुत वाइडर एरिया कवर करती है। सबसे पहली बात, ये तो बाउंड तो है ही है ऑन ऑल पार्टीज टू द डिस्प्यूट। जो भी फैसला होगा वो सबके ऊपर लागू होगा जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं डिस्प्यूट के अंदर। इट हैज़ मोर एक्सटेंसिव कवरेज, बहुत बड़ी कवरेज है इसकी। क्यों? अभी देखो, अभी पता चलेगा कितनी बड़ी कवरेज है इसकी। देखो, सबसे पहले तो सारी पार्टीज को इसने घसीट लिया अपने पास। उसके बाद
कहते हैं वो सारी पार्टीज के ऊपर भी इसका फैसला लागू होगा विच आर समन्ड टू अपीयर इन द प्रोसीडिंग्स, कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान वहां पे प्रेजेंट होनी जरूरी है, उनके ऊपर भी इसका फैसला लागू होगा, उनके हायर्स के ऊपर, उनके सक्सेसर्स के ऊपर, असाइनी ऑफ द एम्प्लॉयर के ऊपर, और तो और जो पर्सन्स डिस्प्यूट के टाइम पे उस एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे थे उनके ऊपर भी लागू होगा। एंड मोर ओवर, यहीं पे खत्म नहीं होता, एक्सटेंसिव कवरेज पता लग रही है ना, यहीं पे खत्म नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं कि जो उसके बाद सब्सिक्वेंटली एम्प्लॉय किए जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उनके ऊपर भी लागू होगा। तो इसका मतलब बेटर है कि अपने आप डिस्प्यूट को सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये भी इसी के अंदर कवर होता है। आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये थर्ड वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं जहां पे फैसला कौन करता है, आर्बिट्रेटर। और आर्बिट्रेटर हो कौन सकता है, यस, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेबर कोर्ट, ऑफ ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि अगर आर्बिट्रेटर ने कोई फैसला किया है तो वो किसके ऊपर बाउंड होगा, ओनली द पार्टीज टू द एग्रीमेंट, ठीक है। जो अपना डिस्प्यूट लेके गई थी टू द आर्बिट्रेशन, जो दो पार्टीज अपना झगड़ा आर्बिट्रेटर के पास लेके गई थी, सिर्फ उन्हीं के ऊपर उसका फैसला बाउंड होगा। लेकिन कितना बड़ा बड़ा है ना रेड में, अब ये ध्यान से सुनो, लेकिन अगर आर्बिट्रेटर इसी बात की, मतलब अपने अवार्ड की जो नोटिफिकेशन दे देगा, अगर अंडर सेक्शन 10A सबसेक्शन 3A अगर उसने इस सेक्शन के अंदर नोटिफिकेशन दे दी तो क्या होगा, तो वो बिल्कुल सेम बाउंड होगा सभी लोगों के ऊपर, जैसे कि अभी अभी हमने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का पढ़ा। समझ आया, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के अंदर जितने भी पॉइंट्स अभी अभी हमने पढ़े कि वो वाइडर एरिया कवर करती है और इन सभी लोगों के ऊपर वो बाउंड होगी। तो उसी तरह से अगर आर्बिट्रेटर नोटिफाई कर देता है इन दिस सेक्शन विच इज रिटन इन रेड हाईलाइटेड, ठीक है, तो फिर वो भी क्या होगा, वो सबके ऊपर बाउंड होगा सिमिलर वे में जैसे अभी अभी हमने उसके अंदर पढ़ा। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 19, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट्स एंड अवार्ड्स। देखो कितनी सुंदर डायग्राम है ना। तो इसके अंदर पहला वाला पॉइंट क्या है, साइड पे लिखा है जो ब्लैक में, सेंटर में मत देखो, साइड पे देखो, पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेटलमेंट की जो सेटलमेंट है वो कब ऑपरेशन में आएगी। देखो दो चीजें हो सकती हैं, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, ऑन द डेट एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज, ठीक है, मतलब दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं, चल कोई बात नहीं 15 तारीख से हम इसको लागू करेंगे, तो अगर वो दोनों एग्री कर रही हैं तो उसी दिन से वो ऑपरेशन में आ जाएगी सेटलमेंट। नहीं तो कब ऑपरेशन में आएगी, जिस दिन उन्होंने सेटलमेंट के सिग्नेचर किए, ठीक है, मतलब उन्होंने पेपर के ऊपर सेटलमेंट के सिग्नेचर किए, साइंड बाय बोथ द पार्टीज, तो इन दोनों में से कोई भी डेट आ सकती है और उसी दिन से वो सेटलमेंट ऑपरेशन में आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब कहते कितने टाइम तक वो बाउंड होते हैं इस फैसले से, सेकंड वाले में देखो, हाउ लॉन्ग बाइंडिंग, क्वेश्चन मार्क। तो वो कितने टाइम तक अपने आप को बाउंड करना चाहते हैं। पहली बात तो जिस टाइम पीरियड तक वो एग्री कर रहे हैं, अगर वो दोनों पार्टीज कह रही हैं कि ठीक है 2 साल तक ऐसे ही रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे, क्लियर, तो 2 साल टाइम पीरियड हो गया बाउंड होने का, ठीक है। नहीं तो अगर ट्रिब्यूनल ने या नेशनल ट्रिब्यूनल ने या लेबर कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वो ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ्स के लिए होता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर मान लो डिसीजन सुना दिया उन्होंने और उन दोनों में से कोई भी पार्टी, ईदर ऑफ द पार्टी, वो टर्मिनेट करना चाहती है, वो दुखी हो गई, ये फैसला मैंने नहीं मानना, ठीक है, वो टर्मिनेट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है उस चीज को, तो उस पार्टी को, चाहे वो मैनेजमेंट है चाहे वो वर्कमैन है, उस पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा। और जिस दिन नोटिस दिया जाएगा ना, उस डेट से लेके 2 महीने तक वो उसी रूल्स रेगुलेशंस के अंदर बाउंड रहेंगे और 2 महीने के बाद वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। समझ आ गई कि टर्मिनेट, अगर आप फ्री होना चाहते हो उस रूल से तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस जिस दिन दोगे उससे लेके 2 मंथ्स काउंट करे जाएंगे, 2 मंथ्स तक वो सारी चीजें एज सच बाउंड रहेंगी आपके ऊपर, 2 मंथ्स के बाद ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएंगी। क्लियर। फिर थर्ड हमारे पास आता है पीरियड ऑफ ऑपरेशन ऑफ अवार्ड्स। जो अवार्ड्स हैं वो कब ऑपरेशन में आते हैं, कितने टाइम तक रहते हैं। पहले तो कहते हैं वो ऑपरेशन में रहते हैं फॉर 1 ईयर, 1 साल तक, लेकिन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इस टाइम को रिड्यूस भी कर सकती है, ठीक है,
और इंक्रीज भी कर सकती है। और कब तक इंक्रीज कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years। क्लियर हो गया? ओके फाइन। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 20, कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग। कमेंसमेंट मतलब कब माना जाएगा कि प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और कब माना जाएगा कि प्रोसीडिंग खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई। तो पहले हम कमेंसमेंट की बात करते हैं, जो कवर होता है सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अंदर। कहते कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग तब उसकी शुरुआत मानी जाएगी, डीम्ड टू हैव कमेंस्ड, जिस दिन, डेट ऑन विच नोटिस ऑफ स्ट्राइक और लॉकआउट अंडर सेक्शन 22 रिसीव्ड बाय कंसिलिएशन ऑफिसर। सेक्शन 22 के अंदर स्ट्राइक का या लॉकआउट का नोटिस जिस दिन कंसिलिएशन ऑफिसर को रिसीव हो गया, उसी दिन से प्रोसीडिंग्स की शुरुआत मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन की बात करूं तो कब प्रोसीडिंग की शुरुआत मानी जाएगी? जिस दिन डिस्प्यूट बोर्ड को रेफर किया गया है, जिस दिन दोनों पार्टीज बोर्ड के पास अपना झगड़ा लेके गई हैं, उस दिन से प्रोसीडिंग्स की शुरुआत मानी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन कब माना जाएगा कि अब झगड़ा खत्म हो गया है। सेक्शन 20 सबसेक्शन 2, तो इसके अंदर कहते हैं कि कंक्लूजन कब माना जाएगा? अगर इन तीनों में से कोई भी इवेंट हो जाता है। आगे बड़ी सुंदर सी डायग्राम आएगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 इवेंट्स में से अगर एक भी इवेंट हो जाता है तो हम क्या मानेंगे कि जो हमारा झगड़ा है उसका कंक्लूजन निकल चुका है। ये देखो, तो सबसे पहली चीज क्या है? मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज। झगड़ा कब खत्म होगा? जिस दिन पार्टीज ने मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइन कर दिया, या तो उस दिन खत्म माना जाएगा, या फिर रिपोर्ट ऑफ द कंसिलिएशन ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और पब्लिश्ड अंडर सेक्शन 17, या फिर जिस दिन कंसिलिएशन ऑफिसर की रिपोर्ट किसको मिल जाएगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, या फिर जिस दिन वो रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाएगी अंडर सेक्शन 17। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। उस दिन क्या माना जाएगा? झगड़ा खत्म हो गया। या फिर तीसरा क्या है? देखो, कहते जिस दिन डिस्प्यूट रेफर कर दिया गया, किसको? या तो कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी को, या लेबर कोर्ट को, या ट्रिब्यूनल को, या नेशनल ट्रिब्यूनल को फॉर एडजुडिकेशन। द डेट ऑफ रेफरेंस इज द डेट ऑफ कंक्लूजन। जिस दिन वो झगड़ा रेफर कर दिया जाएगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, उस दिन क्या माना जाएगा? झगड़ा खत्म हो गया और उसका कंक्लूजन निकल गया। क्लियर? अब बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन आया है 29, क्योंकि आपको बड़ा मजा आता है जब किसी को इम्प्रिजनमेंट होती है या किसी को फाइन लगता है। तो कहते हैं पेनल्टी फॉर द ब्रीच ऑफ सेटलमेंट और अवॉर्ड। तो अगर कोई पर्सन इन चीजों को तोड़ता है, सेटलमेंट या अवॉर्ड को ब्रीच करता है, तो उससे जेल हो सकती है अप टू 6 months, या उसे फाइन लग सकता है, या उसे दोनों चीजें बियर करनी पड़ सकती हैं। क्लियर? फिर कहते हैं अगर वो इसी चीज को कंटिन्यू रखता है, उसको जेल भी हो गई, उसको फाइन भी लग गया, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा, वो है क्या है? वो कुत्ते की पूंछ, टेढ़ी की टेढ़ी, वो नहीं सुधरा, तो क्या होगा? उसको एडिशनल पनिशमेंट मिलेगी। एडिशनल पनिशमेंट में उसे फर्दर फाइन पे करना पड़ेगा। कितना? हर दिन 200 रुपीज फॉर एवरी डे, जिस दिन तक वो नहीं सुधर रहा और वो अपनी उसी गलती को दोहरा रहा है बार बार। तो जिस दिन तक वो कंटिन्यू रहेगा, वो मिस्टेक कंटिन्यू रहेगी, एवरी डे 200 रुपीज उसको फाइन लगेंगे। और जो हमारी गवर्नमेंट है वो जितना भी फाइन कलेक्ट करेगी, कोर्ट जितना भी फाइन कलेक्ट करेगी, वो क्या कर सकती है? वो इंजर्ड को पे कर भी सकती है, उसका पार्ट भी पे कर सकती है, फुल अमाउंट भी पे कर सकती है, हो सकता है कुछ भी पे ना करे, अपने पास ही रख ले। तो ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो लिखा है ना, कैन पे, कोर्ट कैन पे द फाइन टू द इंजर्ड। तो ये था हमारा सारा टॉपिक रिगार्डिंग अवॉर्ड्स एंड सेटलमेंट। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट confined theory notes of commerce. Thank you so much for watching. Have a nice day.